बेटे इससे पहले के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमने डिटेल में क्या देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा था कि किसी मेटल में जब कभी भी करंट फ्लो होता है तो उस मेटल वायर या कंडक्टर क्या करता है कि फ्लो ऑफ करंट यानी कि करंट के पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, जिससे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। या हम इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड कहें तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द फ्लो ऑफ द करंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर और द वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, हम कह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, क्या कारण है? यानी कि मैं ये बताने चल रहा हूँ इस लेक्चर में कि कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, क्या बताने चल रहा हूँ? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बताने चल रहा हूँ। रेजिस्टेंस के पीछे का क्या कारण है? तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस समझने के लिए बेटे आपको एक थ्योरी मालूम होनी चाहिए जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? तो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ये कहता है कि हर एक जो मटेरियल है वो छोटे छोटे किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए हैं। और एटम के पास क्या है? उनका अपना एक न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड होने वाले प्रोटॉन के अंदर उतना पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं एक एटम का जनरल एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आना चाहिए कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके चारों ओर क्या है? ऑर्बिटल है। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ये ऑर्बिटल हैं। ये ऑर्बिटल 2n² के हिसाब से भरे हुए होते हैं। 2n² के हिसाब से 2 2 4 2 6 ऐसे भरे हुए होते हैं। बाहर वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है, तो कभी किसी एटम में भरे हुए होते हैं, किसी में नहीं भरे हुए होते हैं। तो अगर हम मेटल ले लें तो इसमें खाली ही होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स जो लैटिस के अंदर रूम टेम्परेचर पर भी निकल जाते हैं और घूमने लगते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हीं को? फेरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर जाते हैं, मेटल के अंदर रहते हैं और बहुत रैंडम मोशन करते रहते हैं इधर उधर। कोई इनका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भी टकराते हैं और इनके अंदर मौजूद पॉजिटिव आयंस से भी टकराते हैं। पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? जैसे मान लो एक सोडियम मेटल हो गया और सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसके पास अब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो Na+ हो गया। इसने एक डोनेट कर दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया है? कम हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो इफेक्टिवली सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, यानी कि इफेक्टिवली इस सोडियम एटम के पास पॉजिटिव आयन ज़्यादा हुआ, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, अब लैटिस के अंदर घूम रहा है इधर उधर, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है लैटिस के अंदर इधर उधर घूमेगा, इधर उधर क्या करेगा? घूमेगा। तो अब ये टकराएगा अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर उधर जो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन है उससे टकराएगा और पॉजिटिव चार्ज से भी टकराएगा। तो इस टकराव में इनकी कुछ एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसी टकराव को ही हम बेसिकली रेजिस्टेंस बोलते हैं। यही रीज़न है, यही कॉज है। लेकिन अभी हम और इसको डिटेल में भी बताएंगे आपको, और आगे डिटेल में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है इसके पीछे का मामला। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों का मोशन जो है इतना रैंडम होता है, इतना रैंडम मोशन होता है, इधर उधर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए कोई इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बन पाता है। और इसी वजह से इनका कोई नेट इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं बन पाता है। और एक रीज़न ये भी है कि जब किसी लैटिस के अंदर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है उस न्यूक्लियस पर या उस एटम पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। इससे भी हम कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं ठीक उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। इसीलिए इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
और इसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से ग्राउंड स्टेट में कोई मटेरियल पड़ा रहे तो उसको छूते हो आप तो करंट नहीं लगता है। और यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम रेजिस्टेंस के पीछे का कारण क्या है, यानी कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन द क्रिस्टल लैटिस वेरी रैंडम मोशन एंड दे विल बी कोलाइड्स टू ईच अदर एज वेल एज द पॉजिटिव आयंस से और ईच अदर अपने आप से भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसी टकराव को, इसी ऑफ ट्रैक्शन को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर किसी मेटल में, मान लो यही एक मेटल था जिसमें बहुत इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे घूम रहे थे, कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन करंट को नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अगर इसी मेटल को ना आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देते हो, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे ही आप जोड़ते हो ना, तो इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं। और इनके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने की वजह से इसमें इफेक्टिवली एक करंट जनरेट हो जाता है। अब वो करंट जीरो नहीं है, एक करंट जनरेट हो जाता है। ये करंट किसकी वजह से आया, यहाँ पर एक्सटर्नल सेल या कुछ हमने क्या कर दिया, सोर्स कनेक्ट कर दिया, तब आया है ये करंट। अब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ये भी अब भी ये अपने आयंस से और एक दूसरे से टकराते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी थी वो यही है बेसिकली, कि ऑफ ट्रैक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर ऑफ और वायर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन के मोशन को मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है। देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये देखो ये पॉजिटिव, ये जो है ना वो, अगर इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे बनाया है तो इसको पॉजिटिव बनाओ और इसको नेगेटिव बनाओ। तो आपको ये बता दें कि जैसे ही आप इस कंडक्टर के अलोंग एक पोटेंशियल लगाते हैं या एक सेल लगाते हैं, तुरंत क्या होता है कि ये इस कंडक्टर का ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, ये वाला पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। और इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव होते ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस टर्मिनल के थ्रू रिपेल किए जाएंगे और इस टर्मिनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव में रिपल्सन होता है। यहाँ अट्रैक्शन और यहाँ रिपल्सन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो करंट के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। करंट हमारा किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो ये करंट हमारा इधर चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा उससे अपोजिट चलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से इस सर्किट के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। और जब इस मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे आर कोलाइड्स विथ फिक्स्ड पॉजिटिव आयन। यहाँ पर इसके अंदर क्या होंगे, आयन तो पॉजिटिव ही होंगे, आयन पॉजिटिव होंगे और वो फिक्स होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन तो हमने बताया कि वो होते हैं जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकल गए होते हैं। तो ये क्या होंगे, खुद भी से एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और इसमें मेटल के अंदर मौजूद पॉजिटिव आयन से भी लगातार ही टकराते रहेंगे। और इस लगातार टक्कर में ये क्या करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करते हैं। किसका लॉस करेंगे अपने, ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस करते हैं, अपने कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे, ये लॉस करेंगे। और इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी याद रखना फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी के कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो हर एक कॉलिजन में ये अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे, जिससे कि इनकी कुछ वेलोसिटी लॉस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, कुछ वेलोसिटी लॉस होगी। तो इसकी वजह से ये जो हो रहा है वायर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी का लॉस और वेलोसिटी का लॉस, वो जिसकी वजह से हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो कॉलिजन की वजह से हो रहा है। किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं
ये कर रहे हैं अपने खुद की वजह से और पॉजिटिव आयंस से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हर एक टक्कर में अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर देगा और फिर चल ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा और लगातार यहाँ से मिलने वाले पोटेंशियल की वजह से फिर से एक्सेलरेट करेगा और फिर चलेगा, फिर किसी से कोलिजन करेगा, फिर जीरो होगी उसकी वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर किसी दूसरे से टक्कर करेगा और ऐसे टक्कर करेगा, वेलोसिटी को जीरो करेगा, फिर एक्सेलरेट होगा और ऐसे चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ड्यू टू द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, जो कि हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगा रखा है। इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को अपने आप को खुद बार बार एक्सेलरेट कर पा रहे हैं, बार बार अपने आप को एक्सेलरेट कर पा रहे हैं। और हर कॉलिजन में वो क्या कर रहे हैं? अपनी स्पीड को अगेन इंक्रीज कर रहे हैं। हर कॉलिजन में जैसे यहाँ से गया, बहुत हाई स्पीड से गया, यहाँ टकराया, जीरो कर लिया स्पीड, फिर इसके बाद एक्सेलरेट हुआ, फिर यहाँ जीरो कर लिया स्पीड, बार बार अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी कि अगेन अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, अगेन अपनी स्पीड को गेन कर रहे हैं। और हर एक कॉलिजन में यही काम वो कर रहे हैं, हर एक कॉलिजन में यही काम अपना वो कर रहे हैं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो एनर्जी लेकर चल रहा है, वो यहाँ तक आते आते हम देखते हैं कि यहाँ की उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होती है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कुछ होती है। हर कॉलिजन में अपनी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द पाथ में हम ये देखते हैं कि उसकी कुछ एनर्जी तो कम हो ही जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो ही जाती है, जिसकी वजह से हमारी इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कम ही हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कम ही हो जाती है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड हो रहा है बार बार, इस ऑब्स्ट्रक्शन को ही जो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिवली कम हो रहा है, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के अंदर क्या है? रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के अंदर क्या है? वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर बेटा? नंबर ऑफ कॉलिजन के ऊपर, नंबर ऑफ कॉलिजन के ऊपर। अगर कॉलिजन नहीं हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस नहीं बने। अगर सारा पॉजिटिव आयंस यहाँ से गायब कर दें तो इलेक्ट्रॉन कॉलिजन नहीं कर रहा है, तो कॉलिजन नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस नहीं होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलिजन डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। या अगर हम कोई एक ऐसा डिवाइस बनाएं या एक ऐसा बैटरी बनाएं जिसमें कॉलिजन हो ही ना इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ, तो इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस ना के बराबर रहेगा। तो आप इतना याद रखो अपने दिमाग में कि नंबर ऑफ कॉलिजन डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। इफ द वी विल इंक्रीज नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, देन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम देखें कि नंबर ऑफ कॉलिजन डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है।